आप सभी के लिए ये द हिंदू का एडिटोरियल है जो कि लिखा PS राघवन जी ने है। ये जनरली बात कर रहे हैं इम्पोर्टेंस ऑफ RIC। आर से होता है रसिया, आई से इंडिया, सी से चाइना। तो ये उस ट्रायंगल की महत्ता है, क्यों महत्वपूर्ण है वो ट्रायंगल, इन सब के बारे में ये अपना नज़रिया रख रहे हैं या अपना सुझाव रख रहे हैं। तो चलिए बगैर देर करते हुए स्टार्ट करते हैं। और अगर आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ हिट द subscribe button. Last month on June 23, few eyebrows were raised when India decided to attend meeting of foreign ministers of Russia, India and China. तो कुछ आईब्रो उन जो जून 23 जून जो लास्ट मंथ था, तो कुछ आईब्रो क्या हो गई थी, भौहें चढ़ गई थी। क्यों चढ़ गई थी भौहें? कि इंडिया ने ये डिसाइड किया कि वो RIC की मीटिंग को अटेंड करेगा जिसमें कि चाइना के फॉरेन मिनिस्टर भी शामिल थे। एमिड द टेंशन, टेंशन के बीच में, एमिड मतलब के बीच में, टेंशंस ऑन लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल द डोमिनेंट कॉल वर फॉर अ मोर डिसाइसिव वेस्टवर्ड शिफ्ट इन इंडियाज फॉरेन पॉलिसीज। तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के बिटवीन जो डोमिनेंट कॉल थी वो क्या कह रही थी कि जो रणनीतिक या निर्णायक जो वो है वेस्टवर्ड शिफ्ट होना चाहिए इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को या जो फॉरेन नीतियां हैं उनके लिए। वेस्टवर्ड मतलब वेस्ट के जो देश हैं उनके प्रति शिफ्ट होना चाहिए। RIC मीटिंग सीम्ड इनकॉन्ग्रुअस इन दिस सेटिंग। लेकिन जो ये सेटिंग है कि भाई वेस्ट की तरफ मूव करना चाहिए, तो इनकॉन्ग्रुअस मतलब असंगत लगती है। इंडिया जब जैसे ही इस पार्ट में शामिल होता है या जो RIC का जो ग्रुप है वो एक असंगत लगता है कि आप जब चाइना से कॉन्फ्लिक्ट चल रहा हो और आपको वेस्ट की तरफ मूव करना चाहिए, लेकिन आप मूव कर रहे हो जो पूरी एशिया कंट्री है और रसिया भी मिडिल ईस्ट के उसमें आता है। द लीडर्स स्टेटमेंट एट मीटिंग रिफ्लेक्टेड देयर डाइवर्जेंट प्री ऑक्यूपेशंस। जो लीडर्स का जो स्टेटमेंट है वो भी ऐसे ही प्रतीत हुए कि वो अलग अलग जो उनकी प्री ऑक्यूपेशंस का मतलब होता है अति व्यस्तता में जो एक निर्णय मतलब एक कहा जाता है, वो उस टाइप के ही फील हुए। कैसे कि चाइनीज मिनिस्टर डिड नॉट see the irony in his call for opposing bullying practices, rejecting power politics and supporting the rule of law in international relations। तो चाइना के जो मिनिस्टर थे उन्होंने अपनी जो आयरनी है या विडंबना कह सकते हो, अपनी ही काल में ये चीज़ नहीं देखी और अपोज किया बुलिंग प्रैक्टिस को और रिजेक्ट किया जो पावर पॉलिटिक्स है और जो सपोर्ट कर रहे हैं रूल्स ऑफ लॉ जो इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए। और चाइना जब ऐसी बात करता है तो एक हंसने योग्य बात है क्योंकि सबसे ज़्यादा वायलेशन वर्तमान में वही कर रहा है। रसिया के जो फॉरेन मिनिस्टर थे सेर्गी लैवरोव, उन्होंने क्रिटिसाइज किया यूनिलेटरल कोअर्सिव मेजर। अब यूनिलेटरल मतलब एक पक्षीय तौर पर आप क्या करो, बलपूर्वक किसी चीज का उपाय कर लो, टू सेटल स्कोर विद जियोपॉलिटिकल राइवल एंड टॉपल रेजिम्स। और इस चीज को सेटल करने के लिए कि जियोपॉलिटिकल जो आपके प्रतिद्वंदी हैं या विरोधी हैं उनको सबक सिखाने के लिए और उनके जो रिजिम्स हैं उनको तहस नहस करने के लिए। तो इन सब चीज़ों का रसिया ने विरोध किया। इंडिया के जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर थे S जयशंकर, उन्होंने पॉइंटेडली पॉइंट आउट करके और एम्फेसाइज्ड जोर देकर ये कहा कि फॉर अ ड्यूरेबल वर्ल्ड मतलब एक ड्यूरेबल वर्ल्ड के लिए मेजर पावर शुड रिस्पेक्ट इंटरनेशनल लॉ एंड रिकॉग्नाइज द लेजिटिमेट इंटरेस्ट ऑफ पार्टनर। जो बड़ी बड़ी पावर है, बड़ी बड़ी शक्तियां हैं, उनको इंटरनेशनल लॉ को मानना चाहिए और दूसरे जो पार्टनर हैं उनकी जो विधायिका है या उनके जो हित हैं उस चीज़ को तवज्जो देनी चाहिए। अब द इनिशियल ईयर, जब ये RIC शुरू हुआ था उसके कुछ शुरुआत के सालों में, व्हेन RIC डायलॉग कमेंस्ड इन द अर्ली 2000, जब RIC डायलॉग कमेंस्ड का मतलब शुरू की है ना, तो जब शुरू हुआ था अर्ली 2000 में, तो कंट्री वर पोजिशनिंग देमसेल्फ फॉर ट्रांजिशन फ्रॉम अ यूनिपोलर टू मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर। कंट्री की जो पोजिशनिंग हो रही थी उनके ही अंदर, वो कैसी हो रही थी कि यूनिपोलर वर्ल्ड से मल्टीपोलर वर्ल्ड की तरफ मूव करने वाली। इट वाज नॉट एन एंटी US कंस्ट्रक्ट, और ये कोई
यूएस के विरुद्ध कंस्ट्रक्शन नहीं था कि कोई एक एली बन गई कि वो यूएस का विरोध करेगी। ऑल थ्री कंट्रीज कंसीडर, यूएस के विरुद्ध समझने के लिए आपको ये समझना चाहिए कि 1945 के बाद दो गुट में वर्ल्ड विभाजित हो गया था, एक जो रसिया के साथ था और एक अमेरिका के साथ था, और बाकी बहुत से ऐसे जो कंट्रीज थी जिन्होंने गुटनिरपेक्षता का सिद्धांत अपनाया था। तो उन सब चीज़ों को लेकर ये उसके रिगार्डिंग इन्होंने बात कही है। ऑल थ्री कंट्री कंसीडर्ड देयर रिलेशनशिप विद यूनाइटेड स्टेट एन एसेंशियल प्रोप टू देयर ग्लोबल एम्बिशन। यहाँ पे प्रोप का मतलब सहारा कह सकते हो आप, या अवलंब लेना, या किसी का सहारा लेकर जब आप ऊपर चढ़ते हो। तो क्या होगा, तीनों ही कंट्री ने जो यूनाइटेड स्टेट का जो रिलेशंस है उसको बहुत ही आवश्यक माना और उसे एक सहारे के तौर पर देखा अपने जो वैश्विक महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के हेतु। द आर आई सी आप समझ रहे हो ना, रसिया, इंडिया और चाइना शेयर्ड सम नॉन वेस्ट पर्सपेक्टिव ऑन ग्लोबल ऑर्डर। और उन्होंने जो आरआईसी के जो सदस्य थे उन्होंने नॉन वेस्ट के पर्सपेक्टिव को देखते हुए भी कुछ अपने शेयर किए, कुछ मतलब ऐसे चीज शेयर की या ऐसे हित या ऐसे प्लान बनाए कि जो वेस्ट को ध्यान में रखते हुए नहीं गढ़े गए थे। सच एज जैसे एम्फेसिस ऑन सोवरेनिटी, जैसे कि संप्रभुता पर जोर देना, एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी। टेरिटोरियल इंटीग्रिटी का मतलब है क्षेत्रीय अखंडता। इम्पेशेंस विद होमलीज ऑन सोशल पॉलिटिक्स, और इम्पेशेंस दिखाया, होमलीज मतलब होता है आपका धर्मोपदेश देना, किस पे, सोशल पॉलिसीज में। और अपोजिशन टू रिजिम चेंज फ्रॉम अब्रॉड, और अपोजिशन का जो रिजिम्स थे वो चेंज हुए पूरे के पूरे अब्रॉड, मतलब जो विपक्ष में थी वो शासन में आई। देयर सपोर्ट फॉर डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल आर्किटेक्चर मूव टू एजेंडा ऑफ ब्रिक्स। और इनका जो सपोर्ट था कि लोकतंत्रात्मकता की व्यवस्था की जाए ग्लोबल इकोनॉमिक्स में, और फाइनेंशियल स्ट्रक्चर जो आर्किटेक्चर है उस चीज को मूव किया जाए, इसका एक एजेंडा बनाया जाए। और इसमें वी और जुड़ गया तो ये ब्रिक्स नेशन बन गए। ब्राजील, बी से मतलब ब्राजील। द इनिशियल ईयर ऑफ आरआईसी डायलॉग कोइंसाइडेड विद अपस्विंग इन इंडियाज रिलेशंस विद रसिया एंड चाइना। शुरुआती में जो रिलेशंस थे इंडिया के वो चाइना और रसिया दोनों के साथ क्या थे, कंटिन्यूसली उन्नति पे थे। अपस्विंग मतलब उन्नति पे थे। द एडवेंट ऑफ प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन रीइंफोर्स्ड पॉलिटिकल डिफेंस एंड एनर्जी पिलर्स ऑफ द इंडिया रसिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। और जैसे ही व्लादिमीर पुतिन आए या उनका आगमन हुआ, एडवेंट मतलब आगमन होना, तो द एडवेंट ऑफ प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन रीइंफोर्स्ड द पॉलिटिकल डिफेंस एंड एनर्जी पिलर। उन्होंने फिर से उस चीज़ को और ताकतवर बनाया, किस चीज़ को, डिफेंस को, जो एनर्जी के पिलर थे उनको, और इंडिया और रसिया की जो रणनीतिक पार्टनरशिप थी उसको और मजबूत बनाया। विद चाइना द 2003 decisions to bring a political approach to boundary dispute and to develop other cooperation encouraged मल्टी-सेक्टरल सर्ज इन रिलेशंस। और 2003 में जो डिस्प्यूट को कुछ हद तक सॉल्व किया था, एक पॉलिटिकल अप्रोच मतलब राजनीतिक तौर पर एक शुरुआत की गई थी कि 2003 में जो पॉलिटिकल, तो ये एक सब चीज़ किस चीज़ का अंदेशा थी कि एक सर्ज हो रहा है या बढ़ रहा है मल्टी सेक्टरल मतलब कई सेक्टर में हम इंडिया और चाइना के बीच संबंध। An agreement in 2005 identifying political parameter applicable in eventual border settlement implicitly recognized India's interest in अरुणाचल प्रदेश। और जो 2005 में जो एग्रीमेंट हुआ चाइना और इंडिया के बिटवीन, वो आइडेंटिफाई हो रहा था कैसा कि पॉलिटिकल जो पैरामीटर हैं वो एप्लीकेबल हो रहे थे अंततः, इवेंचुअल अंततः बॉर्डर सेटलमेंट में। और ये स्पष्ट रूप से, इम्प्लिसिटली मतलब स्पष्ट रूप से, निसंदेह ही रिकॉग्नाइज किया जा रहा था इंडिया के जो हित हैं अरुणाचल प्रदेश को लेकर। सब टेक्स्ट टू इंडिया यूएस टाई। अब सब टेक्स्ट इंडिया यूएस टाई की साइमल्टेनियसली उसी दौरान इंडिया रिलेशन विथ यूएस सर्ज। इंडिया और यूएस के रिलेशंस थे वो भी क्या हो रहे थे, बढ़ रहे थे।
एनकम्पासिंग ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, उसमें ट्रेड और इन्वेस्टमेंट दोनों चीज बढ़ रही थी। अ लैंडमार्क सिविल न्यूक्लियर डील एंड बार्गेनिंग डिफेंस रिलेशनशिप दैट मेट इंडियाज ऑब्जेक्टिव ऑफ डाइवर्सिफाइंग मिलिट्री एक्विजिशंस अवे फ्रॉम अ नियर टोटल डिपेंडेंस ऑन रसिया। तो जैसे ही अमेरिका के साथ इन सब जो डिफेंस में हुआ और भी कई चीज़ों की बार्गेनिंग होने लगी, अलग अलग मिलिट्री एक्विजिशन होने लगे, तो इस चीज़ ने अलग किया कि जो टोटल डिपेंडेंस पहले हमारे रसिया के ऊपर थी, उससे हम थोड़ा सा दूर हुए और थोड़ा सा बाहर हमने मतलब अमेरिका से कुछ चीज़ हम इंपोर्ट करने लगे डिफेंस इक्विपमेंट। देयर वाज अ स्ट्रेटेजिक सबटेक्स्ट, और ये एक स्ट्रेटेजिक सब रणनीतिक पहलू था कि जो यूएस के साथ हमारे चीज़ें सुधर रही थी। एज चाइना वाज रैपिडली इमर्जिंग एज अ चैलेंजर, और जैसे कि चाइना कंटिन्यूसली इमर्ज हो रहा था और चैलेंजर की तरह सामने आ रहा था टू इट्स ग्लोबल प्री एमिनेंस। प्री एमिनेंस मतलब श्रेष्ठता पूर्वक। द यूएस सॉ वैल्यू इन पार्टनरिंग विथ डेमोक्रेटिक इंडिया इन एशिया। तो यूएस ने देखा कि भाई इंडिया के जो लोकतांत्रिक देश है एशिया के अंदर, उससे पार्टनर करना अच्छी बात है या जरूरी भी है, वर्तमान समय की मांग है। फॉर्मर यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंड नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कोंडोलीजा राइस राइट अबाउट दिस इन हर मेमोरीज। और जो फॉर्मर यूएस सेक्रेटरी थे, उनने ये सब अपनी यादों में लिखा है। ट्रांसफॉर्मेशन इन द एक्सटर्नल एनवायरमेंट इम्पैक्ट ऑन दीज पॉलिटिकल इक्वेशंस। और जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ जो एक्सटर्नल एनवायरमेंट का, उन्होंने इम्पैक्ट डाला इनके पॉलिटिकल इक्वेशंस पे। अमंग अदर इरिटेंट, चाइना वेंट बैक ऑन 2005 एग्रीमेंट launched the China-Pakistan Economic Corridor, worked to undermine India's influence in its neighborhood and expanded its military and economic presence in Indian Ocean। और दूसरे उत्तेजनाओं के बिटवीन चाइना पीछे गया 2005 के जो एग्रीमेंट हुआ था बॉर्डर का, और उसने क्या किया कि लॉन्च किया चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को, जो कि आपको मालूम होगा कि जो भारत का जो कश्मीर है डिस्प्यूटेड एरिया है, उसमें भी उसने इस कॉरिडोर का बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रखा है। वर्क टू अंडरमाइन इंडियन इन्फ्लुएंस, और इस काम को करते हुए इंडिया को क्या किया गया, नजरअंदाज किया गया या हल्के में लिया गया। इन इट्स नेबरहुड एंड एक्सपेंडेड, और मतलब एक्सपेंड किया जो मिलिट्री थी, इकोनॉमिक प्रेजेंस थी इंडियन ओशियन के अंदर। द टेक्सचर ऑफ रिलेशनशिप विद रसिया ऑल्सो चेंज, जो रसिया के साथ रिलेशंस थे वो भी चेंज हुए। एज इंडिया यूएस कोलेबोरेशन वाइडन, जैसे जैसे इंडिया और यूएस के संबंध मधुर बनते गए या बड़े होते गए। इन डिफेंस एंड इंडो पैसिफिक, जो डिफेंस है और इंडो पैसिफिक रीजन में, एज यूएस रसिया रिलेशन imploded in 2014 आफ्टर annexation ऑफ क्रीमिया। और imploded मतलब बिखरना। तो एज जैसे कि आप जानते हैं यूएस और रसिया के जो रिलेशंस हैं वो बिखर गए कब, 2014 में, जैसे ही रसिया ने क्या किया, क्रीमिया को अधिग्रहण कर लिया जबरदस्ती। रसिया पुश बैक अगेंस्ट यूएस इंक्लूड कल्टिवेटिंग तालिबान इन अफगानिस्तान एंड एनलिस्टिंग पाकिस्तान सपोर्ट फॉरेस्ट। और रसिया ने पुशबैक किया यूएस के अगेंस्ट, और उसने क्या किया, कल्टीवेट किया तालिबान को और अफगानिस्तान में, और साथ ही साथ पाकिस्तान को सपोर्ट किया इन सब चीज़ों के लिए कि आप तालिबान को मजबूत करो। और आप जैसा जानते हो कि अफगानिस्तान में यूएस की प्रेजेंस सबसे ज़्यादा है, वो तालिबान से लड़ती है, लेकिन रसिया ने तालिबान का सपोर्ट किया। द वेस्टर्न कैंपेन टू आइसोलेट रसिया ड्रोव इट इनटू मच क्लोजर एम्ब्रेस ऑफ चाइना। तो जो वेस्टर्न कैंपेन था कि रसिया को आइसोलेट कर दिया जाए, उसने क्या किया कि रसिया को चाइना के क्लोज लाके खड़ा कर दिया, और चाइना ने एम्ब्रेस मतलब सांत्वना दी। पर्टिकुलरली इन डिफेंस कॉर्पोरेशन, पर्टिकुलरली जो डिफेंस कॉर्पोरेशन थी चाइना के साथ उसमें। देन देयर हिस्ट्री ऑफ स्ट्रेटेजिक राइवलरी शुड हैव परमिटेड, उनकी और जो उनकी हिस्ट्री है रणनीतिक रूप से प्रतिद्वंदता,
उसको उसने क्या की, अनुमति दी जानी चाहिए थी। तो इस प्रकार जो था RIC क्लेम ऑफ ओवरलैपिंग सिमिलर अप्रोचेस टू की इंटरनेशनल इशू साउंड फॉलो टुडे। तो जैसे कि ये RIC के जो क्लेम हुए, जो ओवरलैप किए, मतलब RIC कंट्री के जो ओवरलैप हुए, जो सिमिलर अप्रोचेस थी, सिमिलर चीज़ें थी, वो ओवरलैप हुए महत्वपूर्ण इंटरनेशनल मुद्दों पर। तो वो वर्तमान में क्या है, खोखले साबित हो रहे हैं या खोखले दिखाई दे रहे हैं। लिंक इन ग्रुपिंग having noted that this the Russia India China engaged still has significance, और जो तीनों का जो एंगेजमेंट है वो अभी भी क्या है, उसका महत्वपूर्ण है या उसकी महत्ता है, सिग्निफिकेंस है मतलब उसका। इंडिया इज इन संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन विच इज ड्रिवन बाय रसिया एंड चाइना एंड इंक्लूडेड 4 सेंट्रल एशियन कंट्री। इंडिया किसका पार्ट है, संघाई कॉरपोरेशन का, जो कि रसिया, इंडिया और चाइना के ही उस चीज़ को क्या करते हैं, लीड करते हैं। साथ ही साथ उसमें 4 और दूसरी कंट्री हैं एशिया की ही। सेंट्रल एशिया इज स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड बोर्डिंग अवर टर्बुलेंट नेबरहुड। सेंट्रल एशिया जो है वो लोकेटेड कहाँ है, बॉर्डरिंग, बॉर्डरिंग मतलब जो सीमा हमारी, जो टर्बुलेंट मतलब अशांत जो नेबरहुड है, उनसे उनकी सीमाएं लगती हैं जो सेंट्रल एशिया की हैं। अ सिल्वर ऑफ लैंड सेपरेट ताजिकिस्तान फ्रॉम पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। जो सिल्वर लैंड है सेपरेट हुई ताजिकिस्तान से, जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का है। क्यों, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर डायरेक्ट अफगानिस्तान से जुड़ जाता है। पाकिस्तान मेंबरशिप ऑफ SCO एंड पोटेंशियली एडमिशन ऑफ इमरान एंड अफगानिस्तान एज अ मेंबर ऑफ स्टेट हाइटन सिग्निफिकेंट ऑफ SCO फॉर इंडिया। तो इन दोनों जो पार्ट हैं उस कंट्री के, इन सब चीज़ों ने और महत्ता बढ़ा दी है इंडिया के लिए। इंडिया की सेंट्रल एशिया से इंडिया डायरेक्ट कनेक्ट हो पाए। ग्रोइंग चाइनीज इन्फ्लुएंस इन टेस्टिंग द इनफॉर्मल रसिया चाइना अंडरस्टैंडिंग दैट रसिया हैंडल द पॉलिसो सिक्योरिटी इशू इन द रीजन एंड चाइना एक्सटेंड इकोनॉमिक सपोर्ट। तो क्या है, जो चाइना की जो इन्फ्लुएंस बढ़ रही है, जो टेस्ट हो रहा है इनफॉर्मल रसिया चाइना अंडरस्टैंडिंग का, जो मिडिल ईस्ट को लेकर है, तो रसिया हैंडल कर रहा है पॉलिटिकल सिक्योरिटी मुद्दों को साथ इन उस रीजन में, मतलब मिडिल ईस्ट वाले रीजन में, और चाइना क्या कर रहा है, अपना इकोनॉमिक सपोर्ट बढ़ा रहा है। तो दोनों की एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग, इनफॉर्मल मतलब एक उन्होंने प्रॉपर ना किसी टाइप का मेमोरेंडम साइन किया ना, फिर भी वो एक दूसरे की हिसाब से काम कर रहे हैं कि भाई एक पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस कर रहा है, दूसरा इकोनॉमिकली अपना क्षेत्र बढ़ा रहा है। इट इज इम्पोर्टेंट फॉर इंडिया टू सेव रसिया चाइना डायनामिक्स इन दिस रीजन। और ये इम्पोर्टेंट है इंडिया के लिए कि वो सेव करे रसिया चाइना के जो डायनामिक्स हैं इस रीजन के अंतर्गत, टू एक्सटेंड पॉसिबल, जो जितनी सीमा तक हो सके, एक्सटेंड मतलब सीमा और पॉसिबल मतलब जितनी सीमा तक हो सके, वो इस डायनामिक्स का फायदा उठाए अपने हितों को लेकर। द सेंट्रल एशियन कंट्री हैव सिंगल्ड they would welcome such a dilution of रसिया चाइना duopoly। और जो एशियन कंट्रीज थी, सेंट्रल एशियन कंट्री, वो उन्होंने सिग्नल दे दिया है कि वो वेलकम करेंगी ऐसे डाइल्यूजन का रसिया और चाइना की जो डुओपोली है उनका। द ऑनगोइंग इंडिया ईरान रसिया प्रोजेक्ट फॉर सी रोड रेल लिंक फ्रॉम वेस्टर्न इंडिया थ्रू ईरान ऑफ अफगानिस्तान एंड सेंट्रल एशिया इज एन इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव। तो जो अभी 3 का, ईरान, रसिया और इंडिया का जो रेल प्रोजेक्ट है सेंट्रल एशिया के थ्रू, वो एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है फॉर अचीविंग एन इफेक्टिव इंडियन प्रेजेंस। इस चीज़ को अचीव या इस चीज़ को पाने के लिए कि इंडिया का एक इफेक्टिव प्रेजेंस होगा सेंट्रल एशिया के अंदर, अलोंग साइड रसिया एंड चाइना, रसिया और चाइना के साथ ही, मतलब इंडिया का भी महत्व तो बढ़ेगा। द बायलैटरल आर्म ऑफ इंडिया रसिया चाइना ट्राइंगल ऑल्सो रिमेन इम्पोर्टेंट। जो बायलैटरल आर्म्स हैं जो तीनों ही कंट्री के, इंडिया, रसिया और चाइना, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। द डिफेंस एंड एनर्जी पिलर ऑफ इंडिया पार्टनरशिप विद रसिया रिमेन स्ट्रॉन्ग। जो एनर्जी के क्षेत्र में है रसिया के साथ पार्टनरशिप इंडिया की, वो अभी भी स्ट्रॉन्ग है। एक्सेस टू रसियाज abundant natural resource can enhance our material security।
और जो अबंडेंट मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में चीज़ें होना, तो उस चीज़ का अगर हम एक्सेस कर पाते हैं नेचुरल रिसोर्स का जो रसिया के अंदर है, वो हमारी इन्हेंस करेगा मटेरियल सिक्योरिटी को। मटेरियल मतलब किसी भी व्यवस्था में इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ने में जो खनिज उत्पादन का महत्व होता है उसे, द इम्पोर्टेंस ऑफ विच हैज़ बीन हाईलाइटेड बाय कोविड-19। और जो उस चीज़ की इम्पोर्टेंट है मटेरियल की, उसने कोविड-19 ने उस चीज़ को हाईलाइटेड कर दिया है। विथ चाइना टू, while recent development should accelerate our efforts to bridge the bilateral asymmetries, disengagement is not an option। और वर्तमान समय को देखते हुए जो वर्तमान डेवलपमेंट हो रहे हैं उस चीज़ से हमारे जो एफर्ट है वो इस चीज़ को एक्सेलरेट मतलब उस चीज़ को बढ़ावा नहीं दिया जाना चाहिए कि जो ब्रिज है बायलैटरल असिमेट्रीज का, डिसएंगेजमेंट का, वो मतलब वही एक ऑप्शन ना बचे। वी हैव टू वर्क बायलैटरली एंड मल्टीलैटरली, हमें वर्क करना पड़ेगा बायलैटरली और मल्टीलैटरली ऑन अ रेंज ऑफ इशू। कई जो इशू हैं, जो मुद्दे जो अभी पड़े हैं उन सब पे, इवन वाइल फॉर्मली प्रोटेक्टिंग अवर इंटरेस्ट ऑन द बॉर्डर इन द टेक्नोलॉजी एंड इकोनॉमी। और साथ ही साथ उसी दौरान जब हम अपने हितों की रक्षा कर रहे हैं बॉर्डर पे, हमें बहुपक्षीय तौर पर और द्विपक्षीय तौर पर टेक्नोलॉजी और इकोनॉमी के इशू को क्या करना चाहिए, सॉल्व करना चाहिए। द इंडो पैसिफिक इशू, द एलिफेंट इन द RIC रूम, द इंडो पैसिफिक। एक जो हाथी है RIC के कमरे में, RIC आप समझ रहे हो, रसिया, इंडिया और चाइना, तो वो है एक इंडो पैसिफिक। फॉर इंडिया इट इज जियोग्राफिक स्पेस ऑफ इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी इम्पोर्टेंस। इंडिया की बात की जाए तो ये एक इकोनॉमिक और जियोग्राफिक इम्पोर्टेंस है इस क्षेत्र की, इन विच कोऑपरेटिव ऑर्डर शुड प्रिवेंट डोमिनेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल पावर। तो जो कोऑपरेटिव ऑर्डर है उसको प्रिवेंट करना चाहिए किसी डोमिनेंस, किसी भी जो एक्सटर्नल पावर है उसके डोमिनेंस की। चाइना सीज अवर इंडो पैसिफिक इनिशिएटिव एज अ पार्ट ऑफ US लेड पॉलिसी ऑफ कंटेनिंग चाइना। और चाइना इस चीज़ को देख रहा है कि जो हमारा इंडो पैसिफिक में जो हमने इनिशिएटिव शुरू किया है वो US या यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की पॉलिसी का हिस्सा है, जिससे कौन चला रहा है, US चला रहा है। और किसे कंटेन मतलब रोकने के लिए, चाइना को रोकने के लिए। रसियाज फॉरेन मिनिस्ट्री सी इंडो पैसिफिक एज एन अमेरिकन प्लॉय टू ड्रॉ इंडिया एंड जापान इनटू मिलिट्री अलायंस अगेंस्ट चाइना एंड रसिया। और रसिया के जो हैं वो ये सोच रहे हैं कि अमेरिका का ये प्लॉय मतलब क्या है, चाल है, और ये क्या कर रहा है अमेरिका, इंडिया और जापान को मिलिट्री अलायंस के लिए प्रेरित कर रहा है, जिससे कि वो किसकी रोकथाम कर सके या किसके अगेंस्ट इंडिया को खड़ा कर सके, रसिया और चाइना के अगेंस्ट। इंडिया का जो फोकस है ऑन इकोनॉमिक लिंक विथ रसियन फॉर ईस्ट एंड एक्टिवेशन ऑफ चेन्नई व्लादिवोस्टोक मैरीटाइम कॉरिडोर मे हेल्प परस्यूडेड रसिया दैट its interest in Pacific are compatible with our interest in diluting China's dominance in the Indo-Pacific। जो चेन्नई और व्लादिवोस्टोक मैरीटाइम कॉरिडोर है वो हेल्प करेगा इस चीज़ को कि रसिया को राजी कर ले कि वो भाई जो उनके इंटरेस्ट हैं पैसिफिक ओशन को लेकर वो कंपेटिबल है हमारे इंटरेस्ट, जो कि चाइना को डाइल्यूट करने, चाइना का जो डोमिनेंस है उसको खत्म करने या उसको डाइल्यूट करने के रिगार्डिंग चल रहे हैं। तो मतलब रसिया भी मदद करे जो चाइना का डोमिनेंस है उसको डाइल्यूट करने के लिए इंडो पैसिफिक रीजन में। दिस ऑल्सो अकॉर्ड विथ मिस्टर पुतिन्स कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रेटर यूरेशिया। और इसे सहमति है किसकी, प्रेसिडेंट पुतिन की, जो उनका कॉन्सेप्ट है कि ग्रेटर यूरेशिया मतलब यूरोप एंड एशिया। ऑटोनॉमी ऑफ एक्शन, जो ऑटोनॉमी है खुद की स्वयंभूता या समझ सकते हो। द करेंट इंडिया चाइना स्टैंड ऑफ हैज इंटेंसिफाई कॉल फॉर इंडिया टू फास्ट ट्रैक पार्टनरशिप विथ US। तो जो वर्तमान की जो चाइना और इंडिया का जो स्टैंड ऑफ है उसने किस चीज़ को प्रबल कर दिया है, इंटेंसिफाई या तेजी ला दी है कि इंडिया की जो फास्ट ट्रैक पार्टनरशिप है US की उस चीज़ को बढ़ावा दिया जाए। दिस इज एन अनएक्सेप्शनेबल ऑब्जेक्टिव बट
इट्स नॉट अ सिल्वर बुलेट। ये एक अनएक्सेप्शनेबल मतलब जिसे बताया ना जा सके ऐसे उद्देश्य हैं, बट ये सिल्वर बुलेट तो नहीं है। नेशनल सिक्योरिटी कैन नॉट बी फुली आउटसोर्स। जो नेशनल सिक्योरिटी है उसे कंप्लीटली आप आउटसोर्स नहीं कर सकते हो। इंडियाज क्वेस्ट फॉर ऑटोनॉमी of action is based on geographical reality, historical legacy and global ambition। इंडिया की जो तलाश है या खोज है, आप क्वेस्ट मतलब तलाश कह सकते हो, खोज कह सकते हो, जो भी आप समझो, तो ऑटोनॉमी की जो एक्शन है वो बेस्ड होगी किस पे, जियो पॉलिटिकल रियलिटी पे, जो ऐतिहासिक लीगलिटीज हैं उन पर, और ग्लोबल महत्वाकांक्षाओं पर, वैश्विक महत्वाकांक्षाओं पर, नॉट रेसिडुअल कोल्ड वार माइंडसेट, ना कि एक शीत युद्ध की माइंडसेट के तहत वो चीजें करेगा। एज नोटेड RIC डायनामिक्स आर सेंसिटिव टू कॉन्फ़िगरेशन ऑफ US रसिया चाइना ट्रायंगल। और यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है कि जो RIC के जो डायनामिक्स हैं वो बहुत ही गंभीर हैं कि इस चीज़ को कॉन्फ़िगर करें कि US रसिया और चाइना के ट्रायंगल को। दिस कॉन्फ़िगरेशन चेंज इन 2008, और ये कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो गई थी 2008 में द ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस के अंतर्गत, एंड अगेन इन 2014, और ये 2014 में फिर हो गया था जब क्रीमिया का एक्सेशन हुआ था तो रसिया पर प्रतिबंध लगा दिए थे। कोविड-19 को ट्रिगर अनदर चेंज, और ये कोविड-19 कुछ अलग चेंज ला सकता है, विच कुड बी मॉड्यूलेट वाई द आउटकम ऑफ US प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। और ये हो सकता है मॉड्यूलेट हो जाए जो भी परिणाम आएंगे US के जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है उसके तहत। द नेचर एंड इम्पैक्ट ऑफ दिस चेंज इज फॉर नाउ एन अननोन। और जो इसकी जो प्रकृति है और इसका जो इम्पैक्ट है, जो ये सब चेंज हो रहे हैं अभी के लिए तो अननोन है, कुछ कहा नहीं जा सकता। सो दिस इज द होल एडिटोरियल्स ऑफ टुडे। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग।